आज हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सैंधव सभ्यता। क्या नाम है? सैंधव सभ्यता। 2 दिन का ये क्लास है। आज हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, सैंधव सभ्यता तक पहुंचेंगे, सैंधव सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थलों को पढ़ेंगे और कल इसको हम लोग समाप्त कर देंगे। छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। सैंधव सभ्यता बताए थे कि जब हम लोग पाषाण युग के बाद यानी प्राग ऐतिहासिक काल के बाद हम लोग सामाजिक प्रवृत्ति डेवलप करने लगे। क्या करने लगे? सामाजिक प्रवृत्ति डेवलप करने लगे। जब हम अस्थायी निवासी बन गए, ये सब तुमको अब पकड़ना पड़ेगा कि हम अस्थायी निवासी कब बन गए। अब कल एक क्वेश्चन तुम लोग को दिखा होगा सेट में, उसमें एक क्वेश्चन था कि हम लोग खाद्य उत्पादक कब बने और कृषक कब बने, दोनों में अंतर समझ। अब यही क्वेश्चन जब करोगे तो ये सारी चीजें समझ में आएंगी उसको, जो बच्चा पढ़ा है। अब बताओ, खाद्य उत्पादक और कृषक में क्या स्लाइटली डिफरेंस है कि नहीं है? ऐसे सामान्यतः हम दोनों को एक ही बोल देंगे, ठीक है। लेकिन अगर उस तरीके का क्वेश्चन आया तब हमको बारीकी से देखना पड़ेगा। खाद्य उत्पादक और कृषक दोनों में अंतर क्या है? खाद्य उत्पादक का मतलब हो गया हम कुछ भी उगा रहे हैं, और कृषक हो गया हम प्रॉपर अस्थायी तरीके से उगाना शुरू कर चुके हैं। बस फ्लैट ही अंतर है। सारे कृषक जो है वो खाद्य उत्पादक है कि नहीं है? तो हम लोग पहले खाद्य उत्पादक बने होंगे, पहले कृषक बने होंगे। पहले तुम स्टूडेंट बनोगे, पहले स्कॉलर बनोगे। स्टूडेंट बनोगे तो स्टूडेंट हो गया खाद्य उत्पादक, और जब तुम स्टूडेंट में बढ़िया पढ़ने लगोगे, सिलेबस कंप्लीट करके ज्ञान अर्जित कर लोगे, तब तुम क्या बन जाओगे? स्कॉलर, ठीक है। इसी को तो स्कॉलर कहते हैं, ठीक है। तो वही चीज वहां पे भी बात यही है, जब पढ़ोगे तभी ये सब समझ में आएगा। हम जो चर्चा किए थे कि नव पाषाण काल है वो समय जब इंसान किस रूप में बदल गया? कृषक के रूप में। किस रूप में? कृषक के रूप में, यानी खाद्य उत्पादक के रूप में। समान रूप से हम दोनों को साथ में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट आया। डेवलपमेंट क्या आया? पहले खाद्य उत्पादक बना, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या बन गया? कृषक। तो नवपाषाण काल के बाद हम लोग, या नवपाषाण काल के अंतिम समय में हम लोग ताम्र पाषाण युग में घुस गए थे। किसमें घुस गए थे? ताम्र पाषाण युग में। उसके बाद ताम्र पाषाण युग के बाद मनुष्य सामाजिक प्राणी बनने लगा। क्या बनने लगा? सामाजिक प्राणी। और बोले थे कि जब सामाजिक प्राणी तुम बनोगे तो एक सभ्यता का विकास होगा। क्या होगा? सभ्यता का विकास। यही वो समय है, ठीक है। ताम्रपाषाण युग के आसपास या नवपाषाण काल के अंतिम समय का ये दौर है जब सभ्यताओं का विकास हुआ है। काफी सारे सभ्यताओं का विकास हुआ है। अब बोलोगे सभ्यता क्या होता है? सभ्यता होता है जब किसी एक क्षेत्र में क्षेत्रीय रूप से कुछ एक बड़े मतलब स्तर पर लोग साथ में रहते हैं, और उनका व्यवहार, बोलचाल, खान पान, ये सब क्या करता है? टैली करता है। इसी को हम क्या बोल देंगे? एक सभ्यता। भारत में, पूरे भारत में सभ्यता एक हो सकता है क्या? अलग अलग सभ्यताएं हैं। आज तो हम लोग इंटरकनेक्टिविटी है, हम एक दूसरे से संपर्क में है, इसलिए एक दूसरे को जानते भी हैं। तुमको क्या लगता है कि पहले तमिलनाडु का लोग, पहले का तो छोड़ो, मारो गोली, आज भी तुम्हारे खानदान में कोई तमिलनाडु गया है? अगर अपने खानदान को पलट के देखोगे तो शायद इसमें एक आधा ऐसा अगर कोई मिल जाए तो मिल जाए, कोई नहीं गया होगा। कोई गया है? जबकि भारत का हिस्सा है, तो क्यों नहीं गया? क्योंकि जरूरत नहीं पड़ा। तो सोचो, जब आज तुम्हारे पास कनेक्टिविटी है फिर भी तुम नहीं जा रहे हो, तो आज से 1000 साल पहले क्या जाना संभव रहा होगा? क्योंकि उसको जाना पड़ेगा पैदल या बैलगाड़ी से, महीनों लग जाएगा उसको जाने में। तो क्यों जाएगा जब तक जरूरत ना हो? इसीलिए सभ्यताएं अलग अलग क्षेत्रों में विकसित हुई, अलग अलग लोग आपस में रहते थे। किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, ये उनका रेडियस रहा होगा, अपना डेवलप करने लगा। इसी में से हम जिसको पढ़ते हैं उसमें से प्रमुख है एक सैंधव सभ्यता। क्या है? सैंधव सभ्यता, जो कि सिंधु नदी के आसपास विकसित हुआ। किस नदी के आसपास? सिंधु नदी के आसपास, सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों के आसपास एक सभ्यता का विकास हुआ, जिसके अवशेष हमको मिले। हम लोग को तो पता ही नहीं था कि यहाँ कुछ है, ठीक है। तो कहा यह जा रहा है कि पुराने समय में जितनी सभ्यताएं थी, सामान्यतः होता क्या है समझो, कि पहले एक सभ्यता का विकास हुआ, ये धीरे धीरे प्रगति करेगा और इसमें चेंजेस आते जाएंगे। क्या आते जाएंगे? चेंजेस, बदलाव आते जाएंगे। पर कई जगह पे ऐसा चीज हम लोग नोटिस किए हैं कि खत्म हो जा रहा है, मतलब सभ्यता का हमको अभी कोई मतलब रिकॉर्ड मिलता ही नहीं है, मिट्टी के अंदर दब गया है। अब यही सबसे बड़ा सवाल बनता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो दब गया? तो काफी सारे रीजन आते हैं, अभी संदर्भ सभ्यता हम पढ़ेंगे इसके अंत का क्या रीजन है। तो कहा जाता है कि लगभग चीज समाप्त हो गया था। क्या हो गया था? समाप्त। चाहे किसी भी वजह से हुआ हो। कोई कहता है कि प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ, कोई कहता है भूकंप आया होगा, कोई कहता है आग लगा होगा। बहुत सारे रीजन हम लोग देखेंगे बाद में। तो एक ऐसा घटना घटा होगा जिसमें अधिकांश, आज डायनासोर का पूरा नामो निशान मिट चुका है ना। वैसे ही कुछ ऐसा घटना घटा जो सैंधव सभ्यता लगभग क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। हमारे पास कोई उसके डाटा, कोई भी लोग वहां से संबंधित नहीं था। अचानक से 1826 ईस्वी में, कब? 1826 ईस्वी में एक आदमी था, वह गुजर रहा था अपने रास्ते से। क्या नाम था उसका? चार्ल्स मेसन। क्या नाम था? चार्ल्स मेसन।
ये एक एक्सप्लोरर था, ठीक है, एक्स सैनिक मैन था, एक्सप्लोरर था। ये गुजर रहा था, चार्ल्स मेसन नाम का आदमी। अब हुआ क्या, ये पहुंचा एक क्षेत्र में जो पाकिस्तान लाहौर वाला क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में ये पहुंचा था। और पहुंचने के बाद इसको लगा कि आसपास के लोग, ये तुम्हारे गांव में भी होता है कि कहीं कुछ मिला, पत्थर मिला, उठा के लेते जाएगा अपना घर, कोई चापाकल में लगा रहा है। हमको याद है गांव में ऐसा अक्सर होता है, हैंडपंप या चापाकल जो है उसके इर्द गिर्द जो ईटा लगाएगा, 80% घर वाला का ईटा अपना नहीं होता, जिसका भट्टा लगा हुआ है जाएगा सुबह लोटा लेके, उधर लोटा और ईटा दोनों लेके आएगा, एक एक रोज लाएगा और रखता जाएगा, फिर धीरे धीरे उसका पूरा जो चापाकल के आसपास है वो सजा देगा। ये गांव का प्रवृत्ति था, ठीक है, अभी भी है, ठीक है। रोड जा रहे, नया रोड बन रहा है, गया लोटा लेके, आया पत्थर लेके, रोज एक एक पत्थर लेके आएगा और घर के पास सजा देगा उसको, ठीक है। ये प्रवृत्ति हुआ करता था। यही वहां भी था कि मिट्टी खोद रहा है तो कहीं से ईटा निकल रहा है, कहीं कुछ निकल रहा है, लोग उठा के लेके जा रहा था। इसको लगा ये ईटा तो अब नॉर्मल लग रहा है, क्योंकि आज के समय का लग नहीं रहा है। ये पहली बार सैंधव कालीन ईटा को देखा। क्या देखा? ईट को देखा। इसको लगा कि गड़बड़ है। ये मतलब कोशिश किया, जो हमारा आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट था उस वक्त, तो भारत में आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट अभी स्थापित हुआ नहीं है, 1861 में जाकर होगा। कब होगा? 1861 में। लेकिन जो भी उस सब चीजों का देख रेख कर रहा था, उससे ये संपर्क करने का प्रयास किया, पर कोई भी उसको फायदा नहीं हुआ, आज भी नहीं होता है। तो चार्ल्स मेसन नाम का जो आदमी था, इसको वो ईट मिला, ये सरकार से संपर्क करने का कोशिश किया कि देखिए ये हमको लग रहा है कि बहुत पुराना है और इस पर कुछ रिसर्च करवाइए, लेकिन सरकार उस पर कोई वैल्यू उसको नहीं दी और वो वही बात दब गया। आगे चल के फिर एक आदमी आया, अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन आया? यही माना जाता है भारत में पुरातत्व विभाग का जन्मदाता, ठीक है। किसको माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, पुरातत्व विभाग का जन्मदाता, पुरातत्व विभाग का जनक, ठीक है। और इसी के निर्देशन में 1861 ईस्वी में पहली बार पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी भारत में। तो यही जब आया तो इसको रेलवे के खुदाई के समय, ठीक है, रेलवे के ट्रैक बिछने के खुदाई के दौरान इसको भी कुछ चीजें मिली, अवशेष मिला। ईट तो मिल ही रहा था, ईट तो बहुत मिल रहा था, लेकिन उसमें भी निगलेक्ट किया गया। लेकिन ईट के साथ साथ कुछ वस्तुएं मिलने लगे। क्या मिलने लगे? वस्तुएं, जैसे कि मान लो कुछ सेल खड़ी का बना हुआ चीज। तो इसको इंटरेस्ट आया उस सब चीजों में। उसके बाद ये रिसर्च करने लगा और रिसर्च करने के बाद उसको पता चला ये आज का नहीं है बल्कि बहुत पुराना है। फिर इसके निर्देशन में पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है, फिर अलग अलग काम होते हैं और वहां से बहुत अधिक प्रगति तो नहीं मिलता है, थोड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन हाँ दिमाग में एक आया कि इस जगह का एक चीज ऐसा मिला है। उसके बाद समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया, पहली बार आके 1921 ईस्वी में, कब? 1921 ईस्वी में प्रॉपर तरीके से खुदाई की शुरुआत हुई। मतलब इसमें चल रहा था, शेड्यूलिंग चल रहा था, सब चीज मिला, रिसर्च हुआ, लोगों को लग गया कि हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ है। और जब खुदाई करता गया तो दीवार मिलने लगा। क्या मिलने लगा? दीवार। दीवार तो पहले देख चुका था ये लोग, बस उसी को फ्रेश कर रहा था। जैसे मान लो यहाँ से ऊपर का दीवार दिख गया है, अब उसको धीरे 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 खरोच खरोच क्योंकि पुरातत्व विभाग सबसे जो उसका खुदाई होता है सबसे डिफिकल्ट होता है, पता है। वहां पे तुम सिर्फ कुदाल मार के नहीं खोद सकते, वहां छोटा छोटा हथियार रखता है। कारण क्या है? मान लो कहीं एक तो हड्डी है, मार दिया कुदाल, हड्डी दो टुकड़ा हो गया, कहानी खत्म हो गया। एक मृदभांड बना हुआ है, मतलब जो क्या बोलते हो, घड़ा है बना हुआ, मार दिया उस पर हथौड़ा, घड़ा चकनाचूर हो गया। इसीलिए लोग छोटा छोटा हथियार रखता है, खोदते रहता है खोदते रहता है। और खोदते खोदते काफी लंबा समय के बाद पता चला भाई यहाँ एक दो घर नहीं बल्कि क्या है, पूरा का पूरा शहर है, ठीक है। जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर पूरा का पूरा शहर है। और ये पहला शहर ढूंढ के निकाला गया, पूरा खुदाई किया गया पूरा आसपास में, सिंधु के आसपास में। और पहला कोई शहर मिला वो था हड़प्पा। क्या था? हड़प्पा, जो कि रावी नदी के आसपास मिला था। किसकी नदी के आसपास? रावी नदी का, सिंधु नदी की एक सहायक नदी है रावी नदी, इसी के आसपास मिला था हड़प्पा। और ये खोजा गया पहला स्थल था। क्या था? पहला स्थल। इसीलिए लोगों ने कह दिया कि यहाँ पे हड़प्पा के लोग रहते थे, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता। और ये खुदाई क्या था, वो क्या था, दयाराम साहनी ने। किसने किया था? दयाराम साहनी। अब ये हड़प्पा रावी नदी के तट पर तो था, लेकिन इसका जो मुख्य नदी है, जैसे गंगा नदी के आसपास कुछ मिलेगा, चाहे वो कोसी नदी मिल जाए, गोमती मिल जाए, घाघरा मिल जाए, किसी के नदी के आसपास मिल जाएगा, लेकिन तुम नाम लोगे बड़े नदी का। नाम किसका लोगे? बड़े नदी। तो सिंधु के आसपास ये चीजें, और ये उन लोगों को पता था कि ये यहीं तक सीमित नहीं है, ये और भी फैला हुआ होगा, क्योंकि एक छोटी सी नदी अगर रावी नदी के तट पे मिला है तो सिंधु नदी के तट पे तो बस्ती मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए पहला जो नाम पड़ा इसका वो पड़ा हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम पड़ा? और बाद में जब और खनन होने लगा
तब पता चला कि सिंधु नदी पूरे इर्द गिर्द, सिंधु नदी के इर्द गिर्द ये पूरी सभ्यताएं फैली हुई है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सिंधु सभ्यता। क्या नाम पड़ गया? सिंधु सभ्यता। नाम समझ में आ गया? कहाँ विकसित हुआ अगर ये तुमसे पूछा जाए तो बोलोगे वर्तमान क्षेत्र में जो अधिकांश जगह है भारत और पाकिस्तान का जो सम्मिलित जगह है, यानी नॉर्थ वेस्ट भारत, यानी उत्तर पश्चिम भारत। कौन से क्षेत्र में? उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान वाला हिस्सा, यानी मुख्य रूप से सिंधु सभ्यता के अधिकांश स्थल पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान। तो अगर मैप पे देखोगे तो मैप में यहाँ गुजरात की तरफ से यहाँ से लेके पाकिस्तान का लगभग हिस्सा और जम्मू कश्मीर का थोड़ा हिस्सा, ऐसे नीचे तो आते हैं महाराष्ट्र, लेकिन ये मेन एरिया है जहाँ पे ये वाला हिस्सा था जहाँ पे सिंधु नदी ऐसे टपती थी और इसकी सारी सहायक नदियां थी। यही वो स्थल है जहाँ पे अधिकांश क्षेत्र हमको मिला है सिंधु सभ्यता का। तो अगर अभी देश पूछा जाए क्या बोलोगे? भारत और पाकिस्तान। वैसे अभी नए नए खुदाई हो रहे हैं और इसके खुदाई के साथ साथ हमको अफगानिस्तान में भी कुछ हिस्सा मिला है, और हम लोग मुख्य क्षेत्र नहीं मानेंगे। मुख्य क्षेत्र क्या मानेंगे? कहाँ विकसित हुआ तो बोलोगे भारत और पाक। कहाँ विकसित हुआ? भारत का नॉर्थ वेस्ट, भारत का नॉर्थ वेस्ट और पाकिस्तान, ठीक है, इन दोनों क्षेत्रों में विकसित हुआ था। किसके आसपास? सिंधु नदी के आसपास। किसके आसपास? सिंधु के आसपास, सिंधु के आसपास। इसीलिए आज हम इसको सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। क्या मोटा मोटी समझ में आ गया क्या है ये? क्या है ये लोगों का रहने का एक मोहल्ला था, एक जगह था, एक क्षेत्र था, जो भी बोलना है, या एक शहर था, जो भी बोलना है। कहाँ विकसित हुआ? उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान वाले हिस्सों में। ये लोग जब पूरा शहर खोद के निकाल दिया, यानी पहली बार खुदाई कब हुई? 1921 में। किसने किया? दयाराम साहनी ने। आगे चल के सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब ये खुदाई कर लिया, पूरा शहर देख लिया, तो पता चला कि ये कोई गरीब लोगों का शहर नहीं है, ना ही कोई ग्रामीण परिवेश है, ये तो पूरा शहर के हिसाब से बना हुआ है। इसीलिए वो शहर खोजा गया, ना कि गांव। समझ में आया? यानी हड़प्पा को जो खोद के निकाला, ये गांव था कि शहर था? ये शहर था, और इसीलिए हम लोग कह दिए ये शहरी सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? शहरी सभ्यता। बहुत बार डायरेक्ट सवाल ये पूछ लेता है कि सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता या शहरी सभ्यता? दे देगा प्रारंभ में ग्रामीण, बाद में शहरी। ऐसा हमको कोई भी अवशेष नहीं मिला है जो उनके ग्रामीण होने का सबूत दे। हमको डायरेक्ट कहाँ का सबूत मिला है? शहरी सभ्यता। इसीलिए सिंधु सभ्यता को एक शब्द में बोलोगे ये शहरी सभ्यता था। क्या था? शहरी सभ्यता। कभी भी कोई पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता कैसा सभ्यता था, क्या बोला जाए? शहरी सभ्यता था। क्यों हम लोग ऐसा कहें? क्योंकि अधिकांश जगह मिला है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड है, और ग्रामीण यानी गांव वाला क्षेत्र उतना स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है, उतने फैसिलिटीज नहीं होते हैं। गांव और शहर में अंतर ही यही है कि शहर में फैसिलिटीज मिलते हैं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर से शहर बसाया जाता है। गांव में ऐसा कोई फैसिलिटी या स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता था। इसीलिए दूसरा, रहन सहन कैसे है लोगों का, जितना भी हमको अवशेष मिला है उससे ये पता चला है कि लोग शहरी लोग हुआ करता था। ठीक है, क्या मोटा मोटा समझ में आ गया? अब अगर हम वास्तविक रूप से क्षेत्र देखें, अभी तो बता दिए कि भारत का नॉर्थ वेस्ट हिस्सा और पाकिस्तान में ये फैला हुआ था। अगर हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन पे जाएं जहां अधिकांश हिस्सा है, तो हम इसका चौहद्दी तय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चौहद्दी, जिसमें से जम्मू कश्मीर जाएंगे तो मांदा मिलेगा। मांदा कहाँ है? जम्मू कश्मीर, सबसे ऊपर, यानी सबसे उत्तरी हिस्सा क्या हो गया? मांदा, सबसे उत्तरी हिस्सा मांदा। सिंधु सभ्यता ये चौहद्दी एकदम अच्छे से याद रखना। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी हिस्सा मांदा। लिखने उखने की आवश्यकता नहीं है, जहां लिखना होगा बताएंगे, सारे नोट्स में है तुम्हारे, ठीक है। तो सबसे उत्तरी हिस्सा मांदा। मांदा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। अच्छा, जितने भी शहर हैं वो लगभग कोई ना कोई नदी के आसपास ही होगा। किसके आसपास? किसी ना किसी नदी के आसपास, क्योंकि नदी के आसपास ही सभ्यताओं का विकास होता है। तो हमको अब यहाँ से आज के कंटेंट में हमको यही देखना है कि जो शहर महत्वपूर्ण है मेरे लिए, जिसका नाम हमको पढ़ना है, उसका दो चीज तुमको कम से कम याद होना चाहिए। किस जगह वर्तमान किस राज्य में या किस क्षेत्र में है, और दूसरा किस नदी के किनारे था। ये दो सवाल अगर करोगे, आधा सिंधु सभ्यता का क्वेश्चन कंप्लीट है। इसके बाद कुछ खास बिंदु बनता है जहां से हम लोग सवाल कल करेंगे। इसलिए आज के आज ये सारे जगह, नदी और राज्य या जो भी पढ़ाएंगे वो याद हो जाने चाहिए। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं मांदा। क्या पढ़ रहे हैं? कहाँ है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर कहाँ? झेलम नदी के तट पर। कहाँ है? सॉरी, चिनाब नदी के किनारे। कहाँ है? चिनाब नदी के किनारे। किस नदी किनारे? चिनाब, ठीक है, चिनाब नदी के किनारे। मांदा किस नदी किनारे? चिनाब नदी के किनारे। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। ये हो गया सबसे उत्तरी स्थल। क्या हो गया? सबसे उत्तरी स्थल। सिंधु सभ्यता का आकार देखोगे, ये देख के लग रहा होगा कि ये चतुर्भुज आकार का है। कैसा लग रहा होगा? चतुर्भुज। लेकिन प्रारंभिक तौर पर इसको एक त्रिभुज माना जाता है। क्या माना जाता है? त्रिभुज, क्योंकि दूर से देख के लगता है कि त्रिभुजाकार है। कैसा लगता है?
त्रिभुजाकार, क्योंकि इधर ज्यादा एक्सटेंड किया हुआ है और इधर कम है, इसीलिए अगर आकार पूछा जाए तो प्रारंभिक तौर पर इसका आकार त्रिभुजाकार मानते हैं। क्या मानते हैं? त्रिभुजाकार। पर वर्तमान में बहुत सारे स्थल इधर भी मिल चुके हैं, यहाँ और ये फैल चुका है, इसीलिए लगभग ये हो गया है चतुर्भुज का। क्या हो गया है? चतुर्भुजाकार। लेकिन अभी भी एग्जाम में अगर पूछा जाए तो याद रखोगे आंसर क्या मारेंगे? त्रिभुजाकार। क्या मारेंगे? त्रिभुजाकार। संदर्भ सुविधा का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। ऑलमोस्ट त्रिभुज लगता है। ऑलमोस्ट क्या लगता है? त्रिभुज। ठीक है, चलो। सबसे उत्तरी जगह कौन सा है? मांदा। उसके बाद नीचे उतरेंगे तो पूरब में आएंगे। सबसे पूर्वी जगह जो है आलमगीरपुर। सबसे पूर्वी जगह आलमगीरपुर। कहाँ है ये? यूपी में। कहाँ है आलमगीरपुर? यूपी। यूपी। और नदी अगर पूछा जाए तो बोलोगे हिंडन नदी। कौन सा? हिंडन नदी। कौन सा नदी है? हिंडन नदी। तो आलमगीरपुर यूपी में है, हिंडन नदी के किनारे, और ये संदर्भ सुविधा का सबसे पूर्वी स्थल है। कौन सा? हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर, ये है संदर्भ सुविधा का सबसे पूर्वी स्थल। अब जब नीचे उतरेंगे तो हम चले जाएंगे महाराष्ट्र। कहाँ चले जाएंगे? महाराष्ट्र। वहां मिलेगा दायमाबाद। क्या मिलेगा? दायमाबाद। और ये दायमाबाद है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। और ये सबसे दक्षिणी स्थल है, संदर्भ सुविधा का सबसे दक्षिणी स्थल दायमाबाद। किस नदी के किनारे अगर पूछा जाए? प्रवर नदी के किनारे। किस नदी किनारे? प्रवर नदी के किनारे। प्रवर नदी के किनारे। फिर से रिपीट करो। सबसे उत्तरी कौन सा? मांदा। सबसे उत्तरी मांदा, जम्मू कश्मीर। सबसे उत्तरी मांदा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, किस नदी किनारे? चिनाब नदी किनारे। सबसे पूर्वी आलमगीरपुर, यूपी, हिंडन नदी किनारे। ठीक है। सबसे दक्षिणी स्थल दायमाबाद, महाराष्ट्र। किस नदी किनारे? परवर नदी के किनारे। अब पश्चिमी पूछेगा तो अभी ऐसे पाकिस्तान जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो भारत वाला हिस्सा हो गया, तो सब पश्चिम में हमारा पाकिस्तान है। तो सबसे पश्चिमी हिस्सा जो है यह है सुतकांगेडोर। कौन है? सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर बलूचिस्तान क्षेत्र में। कहां पड़ता है? बलूचिस्तान क्षेत्र। और बलूचिस्तान है पाकिस्तान में। कहां पड़ता है ये? पाकिस्तान में। कहां पड़ता है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। अगर नदी पूछा जाए तो दशक नदी। कौन सा नदी है? ठीक है, दशक नदी। ठीक है, दशक नदी या दशक नदी, जो भी मिले दोनों सही है। ठीक है, तो दशक नदी या दशक नदी के किनारे बलूचिस्तान में जगह है जिसका नाम है सुतकांगेडोर। क्या नाम है? सुतकांगेडोर। और अगर ये चार चीज याद हो जाए तब तुम संदर्भ सुविधा को आसपास क्षेत्रों से बांध सकते हो, यानी चौहदी तुम तय कर दिया। उत्तर में, सबसे उत्तर में मांदा, सबसे दक्षिण में दायमाबाद, सबसे पूर्व में आलमगीरपुर और सबसे पश्चिम में सुतकांगेडोर। फिर से रिपीट करो। अगर चौहदी तुमसे पूछा जाए तो संदर्भ सुविधा का सबसे उत्तरी स्थल मांदा, सबसे दक्षिणी स्थल दायमाबाद, पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, पश्चिमी स्थल सुतकांगेडोर। पश्चिमी स्थल सुतकांगेडोर। जगह पे आते हैं। सबसे उत्तरी स्थल मांदा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। दक्षिणी स्थल दायमाबाद, महाराष्ट्र में। पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, यूपी। पश्चिमी स्थल सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। बलूचिस्तान, पाकिस्तान। अब आते हैं नदी पर। सबसे उत्तरी स्थल मांदा, जम्मू कश्मीर में। किस नदी किनारे? चिनाब नदी। सबसे दक्षिणी स्थल दायमाबाद, महाराष्ट्र में। किस नदी किनारे? कौन सा नदी? प्रवर नदी या प्रवरा नदी। सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, यूपी में। किस नदी किनारे? हिंडन नदी किनारे। सबसे पश्चिमी स्थल सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में, दशक नदी के किनारे। क्या याद हुआ? ये याद होने चाहिए। ठीक है, ये याद होगा तब हम लोग और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तुमको भी रिवाइज इसी प्रकार से करना है, यानी उत्तरी तय करोगे, पहले जगह जाना, फिर राज्य जाना, फिर क्या जाओगे? नदी। अगर ये रिकॉल कर पा रहे हो तो इसका मतलब तुमको याद हो गया है। क्या हम मान के चलें ये चारों जगह याद हुआ? पूछेंगे किसी से बता दोगे? पक्का? तुम बताओ। सबसे पूर्वी स्थल, संदर्भ सुविधा का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर। सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर। चीजों को रिपीट करना सीखो, रिपीट करोगे तभी याद होगा। सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर। पश्चिमी सुतकांगेडोर, पश्चिमी सुतकांगेडोर, पश्चिमी सुतकांगेडोर, पश्चिमी सुतकांगेडोर। उत्तरी मांदा, उत्तरी मांदा, उत्तरी मांदा। दक्षिणी दायमाबाद, दक्षिणी दायमाबाद, दक्षिणी दायमाबाद, दक्षिणी दायमाबाद। पूर्वी आलमगीरपुर, पूर्वी आलमगीरपुर। पश्चिमी सुतकांगेडोर, पश्चिमी सुतकांगेडोर। उत्तरी मांदा, दक्षिणी दायमाबाद। मोटा मोटा याद हुआ? हम इसलिए बोले थे कि बार इसको पढ़ के आना। ठीक है, तुम लोग पढ़ भी नहीं किया होगा। जब कोई पढ़ा था नोट्स, हाँ, एक जो पढ़ा होगा उसको मजा आ रहा होगा।
तुम लोग इंटरेस्ट लो, पहले पढ़ाई में इंटरेस्ट लो, इंटरेस्ट लोगे तभी और बढ़िया लगेगा। ठीक है, चलो अब आते हैं नीचे। अब है इसकी खोज, हम लोग लोकेशन जान लिए कहाँ है, जगह जान लिए कहाँ पे ये विकसित हुआ है। अब आते हैं इसके खोज पर। तो सर्वप्रथम ईंट मिला, किसको मिला? चार्ल्स मेसन को। किसको मिला? चार्ल्स मेसन। ठीक है, चार्ल्स मेसन, चार्ल्स मेसन नाम का आदमी था। इसको सबसे पहले 1826 ईस्वी में क्या मिला? ईंट मिला। क्या मिला? ईंट मिला। इसके बाद लेकिन यहाँ पे कोई ज्यादा खास फर्क पड़ता नहीं है। तो क्या एग्जाम में सवाल आते हैं? जितना पढ़ा रहे हैं सबसे सवाल आते हुए हैं, कभी ना कभी आए हुए हैं। ठीक है, याद रखना। इसके बाद प्रथम अवशेष खोजा गया। क्या खोजा गया? प्रथम अवशेष। ये किसने खोजा? अलेक्जेंडर कनिंघम। अभी तो बताए थे किसने खोजा? अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो पहला अवशेष किसने खोजा? अलेक्जेंडर कनिंघम। और इसमें मिला था हमको मोहर। क्या मिला था? मोहर, सेल खड़ी का बना हुआ मोहर। तो स्टैंप मिला है सबसे पहले। किसका क्या मिला है? स्टैंप। इसमें अलग अलग जानवर वगैरह का आकृति वगैरह बना होता था, और इसमें काफी सारे मिले, आगे चल के हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो ये पहली बार मोहर मिला, यानी स्टैंप मिला। किसको मिला? अलेक्जेंडर कनिंघम को। किस वर्ष मिला ये अगर पूछा जाए तो 1853 में। कब मिला था? 1853 में ये पहली बार मिला था। और बताए थे 1853 में जब रेलवे की खुदाई हुई थी उस समय में इसको ये मिला था। ठीक है, अब ये खुदाई जो है इस एरिया में 1853 से 56 तक चलता है। कब तक चलता है? 1853 से 56 तक ये खुदाई चलता है, और इसको काफी सारी चीजें इसमें मिलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ अभी फिलहाल तुरंत होगा नहीं। तो वास्तविक रूप से बाद में फिर जगह का खुदाई शुरू होता है, और पूरा शहर का खुदाई पहली बार किसी एक जगह का हुआ है, वो हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं वास्तविक खोज। क्या बोलते हैं? वास्तविक खोज। जब प्रथम स्थल खोजा गया, और ये प्रथम स्थल कौन सा था? ये था हड़प्पा। कौन सा था? हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा। ये हड़प्पा स्थल था जो 1921 ईस्वी में। कब खोजा गया? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी। ठीक है, याद रखना, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। लेकिन इस वक्त पुरातत्व विभाग का जो हेड था, महानिदेशक था, वो कौन था? ध्यान देना, यहाँ गलती कर देता है बच्चा। पुरातत्व विभाग का संस्थापक कौन है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। लेकिन अगर पूछा जाए कि संदर्भ सभ्यता के समय पुरातत्व विभाग का जो महानिदेशक था वो कौन था, तो क्या नाम था इनका? जॉन मार्शल। क्या नाम था? जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल, जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल। क्या नाम था इनका? जॉन मार्शल। अब यही बच्चा गलती कर देता है, क्योंकि याद दोनों करता है, अलेक्जेंडर कनिंघम और जॉन मार्शल। अब वहां भूल जाता है कि इस वक्त कौन था। तो याद रखोगे एकदम अच्छे से कि अलेक्जेंडर कनिंघम संस्थापक है। 1861 ईस्वी में आर्कोलॉजिकल विभाग की स्थापना की इन्होंने, और संदर्भ सभ्यता की खोज हुई 1921 में। कब हुई? 1921 में। तो उस समय में अलेक्जेंडर कनिंघम नहीं थे। उस समय में महानिदेशक जो थे आर्कोलॉजिकल विभाग के, वो कौन थे? जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल। क्या यहाँ तक का चीज दिमाग में आ गया? तुम अभी तक सीख चुके हो संदर्भ सभ्यता कहाँ था, संदर्भ सभ्यता का परिवेश कैसा था। कैसा परिवेश था? शहरी परिवेश था। लोकेशन जान चुके हो कि उत्तर में कौन था, दक्षिण में कौन था, पूर्व में कौन था, पश्चिम में कौन था। इसके बाद इसकी खोज पहली बार कैसे हुई, सबसे पहले इसका ईंट किसने देखा, सबसे पहले इसका अवशेष किसने देखा, और सबसे पहला स्थल खोज के कौन सा किसने कब निकाला, ये सारा बात तुम्हारे दिमाग में सेट हो चुका है। क्या मान के चले यहाँ तक समझ में आ गया है सबको? किसी से कुछ पूछेंगे बता दोगे? इसी बात पे एक क्वेश्चन का जवाब दे दो। तुम बताओ, तुमसे, तुम्हारे बगल में जो, हाँ हाँ, तुम बताओ, संदर्भ सभ्यता का पहला अवशेष किसने खोजा? दयाराम साहनी। गड़बड़ कर दिया ना। 3 चरण में बताए कि पहली बार ईंट ढूंढा, किसने ढूंढा? चार्ल्स मेसन। पहली बार अवशेष ढूंढा, किसने? अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 में। पहली बार स्थल ढूंढा, दयाराम साहनी ने 1921 में। क्वेश्चन में डिफरेंस समझ पा रहे हो? ठीक है, समझना। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बताया? पहली बार कि पहला बार कोई ईंट खोजा 1826 में, पहली बार कोई अवशेष मिला 1853 में, और पहली बार वास्तविक खोज हुई जब प्रथम स्थल खोजा गया। कब खोजा गया? 1921 में। क्लियर है? बढ़ जाए आगे। अब है इसका समय काल क्या होगा। अभी तक जो हम लोग डिस्कस किए, कब का ये घटना है हम लोग ये नहीं देखे, पर तुमको हम घटनाक्रम में इतिहास में बता चुके हैं कि कहाँ लाइक कर रहा होगा। बोले जब हमारा पाषाण युग समाप्त हुआ, नवपाषाण काल में हम लोग अंतिम में पहुंच गए, उसके बाद हमारा ताम्रपाषाण युग की शुरुआत हो गई।
उस समय में सभ्यता का विकास शुरू हुआ होगा। क्या हुआ होगा? सभ्यता का विकास। पर ये तो डेवलप सभ्यता है, इसको समय लगा होगा, ऑब्वियस है ना। तो ये और आगे खिसक चुका है, यानी ये घुस चुका है कांस्य युग में। किसमें घुस चुका है? कांस्य युग। और कांस्य युग और लौह युग जो आता है, ये दोनों युग आता है आदि ऐतिहासिक में। किसमें आता है? आदि ऐतिहासिक। ये हो गया आदि ऐतिहासिक। आदि ऐतिहासिक का शुरू वाला हिस्सा कांस्य युग और आदि ऐतिहासिक का अंतिम हिस्सा लौह युग। ये बता चुके हैं तुम लोग को। तो ये जो संदर्भ सभ्यता जगह लाई करता है, ये आदि ऐतिहासिक काल में और कांस्य युग के समय। किस युग में? कांस्य युग। अब यही कारण है कि हम पहला दिन जो क्रोनोलॉजी बताते हैं, पूरा टाइम फ्रेम बताते हैं, इतिहास को कैसे जानना है तुमको, यही के लिए। नहीं तो बच्चा को यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता किस चीज का चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले बताए थे प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। उसके बाद बताए आदि ऐतिहासिक काल, उसके बाद बताए ऐतिहासिक काल। भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा लगभग 3000 से पहले तक का समय, 3000 से पहले तक का समय प्राग ऐतिहासिक है। क्या है? प्राग ऐतिहासिक। 3000 से लेकर अगर हम लोग देखो 3000 या 4000 से लेकर अगर देखोगे तो लगभग 600 ईस्वी ईसा पूर्व के आसपास आता है आदि ऐतिहासिक, ठीक है। 3000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के आसपास। और 600 ईसा पूर्व से हमारा कौन सा कहानी शुरू होता है? ऐतिहासिक कहानी। अंतर तीनों में बताए हुए थे कि प्राय ऐतिहासिक काल में लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था, उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं तो हम पढ़ भी नहीं पाए, ठीक है। जब लिखेंगे नहीं तो पढ़ोगे कैसे? आदि ऐतिहासिक काल में लोगों ने लिखा है पर हम उसको पढ़ नहीं पाए, ठीक है। और ऐतिहासिक युग में लोगों ने लिखा भी है और हमने पढ़ा भी है। और भारत का ऐतिहासिक युग शुरू होता है 600 ईसा पूर्व के बाद, ठीक है। ये एकदम सेट होना चाहिए, ये सेट में क्वेश्चन भी आया होगा, ठीक है। ये सब दिमाग में एकदम डाटा सेट होना चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। अभी जिस काल का हम लोग बात कर रहे हैं आदि ऐतिहासिक काल का, किसका बात कर रहे हैं? आदि ऐतिहासिक। तो आदि ऐतिहासिक काल को भी हम बताए थे, दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं। क्या बताए थे? इसको प्रारंभिक हिस्सा ये सॉरी क्या बोलते हो, नहीं कांस्य युग, पहला कांस्य युग, और दूसरा पार्ट जो इसका हुआ लौह युग। यानी अगर ये पूरा आदि ऐतिहासिक काल है तो शुरू का चरण जो होगा ये होगा कांस्य युग और अंतिम का चरण होगा लौह युग। हमारे यहाँ लौह युग में आ जाता है वैदिक काल। क्या आ जाता है? वैदिक काल। और जो हमारा कांस्य युगीन है, ठीक है, कांस्य युग में यहाँ आता है संधव काल। क्या आता है? संधव काल। तो लगभग 3000 से, कब से? 3000 से शुरू होता है और ये लगभग 1500 तक जाता है। कहाँ आता है? 1500 तक। यानी 3000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व का जो समय है यह है संधव काल का समय। किसका समय है? संधव काल का समय। और 1500 से लेकर जो 600 ईसा पूर्व का समय है यह है वैदिक काल का समय। किसका है? वैदिक काल। यानी वैदिक काल होगा लौह युग, वैदिक काल क्या होगा, और कांस्य युग क्या हो जाएगा? संधव काल। यानी एग्जैक्ट समय अगर हम लोग देखें, ये कभी भी एक दो पॉइंट के बीच में लाई नहीं कर सकता है। हमको देखो, हम संदर्भ सभ्यता को आगे चल के 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले अपरिपक्व, क्या बोलेंगे? अपरिपक्व। उसके बाद बोलेंगे परिपक्व, क्या बोलेंगे? परिपक्व। और उसके बाद बोलेंगे अवशेष। यानी तुम जब तुम्हारा लाइफ का चरण देखोगे तो जब बचपन में था तो तुम इमेच्योर था ना, डेवलप कर रहा था। उसके बाद जब जवानी में चढ़ा, यानी 25 साल के आसपास तुम्हारा जवानी चढ़ जाता है तुम्हारे सर पर, और यहाँ से लेकर 25 साल, 20-25 में डेवलपिंग में ही रहते हो, 25 से लेकर लगभग 40 तक, 25 से लेकर लगभग 40 तक ये जवान रहते हो, ठीक है। और 40 के बाद बन जाता है बुढ़ा। क्या बन जाता है? बुढ़ा। अब बुढ़ापे की ओर जा रहे हो। जब तुम 60-70 क्रॉस कर लोगे तब तुम्हारा कोई यहाँ पे ज्यादा मतलब अस्तित्व नहीं बचता है, मतलब शारीरिक रूप से हम बात कर रहे हैं। तुम हो चुका, एक्सपायरी डेट में चला गया, कभी भी टपक सकते हो, है ना। यही तो हमारे यहाँ का है, ठीक है। तो संदर्भ सभ्यता का भी यही काल है। हम लोग पढ़ेंगे, तुम्हारी जवानी को पढ़ेंगे, बचपन को या बुढ़ापा को, किसको पढ़ेंगे? जवानी को। इसी को बोलते हैं परिपक्व काल। क्या बोलते हैं? परिपक्व काल। इससे पहले पूर्व संदर्भ सभ्यता, इसके बाद उत्तर संदर्भ सभ्यता। यानी हम लोग परिपक्व काल जो रहा संदर्भ सभ्यता का, वो 2500 से लेकर 1700 तक रहा है। कब तक? कब तक? 2500 से लेकर 17 तक। अभी इस पे अलग अलग लोगों ने अपना अलग अलग विचार दिया है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। समय मोटा मोटी हम लोगों को ये याद रखना है कि कार्बन 14 डेटिंग से हम लोगों ने क्या तय किया है। किससे क्या तय किया है? कार्बन 14 डेटिंग। कार्बन 14 डेटिंग क्या होता है? कार्बन 14 डेटिंग क्या होता है? जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, ठीक है। कार्बन डेटिंग से जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, ठीक है, कितना ये पुराना है। तो जब हम जीवाश्म का अध्ययन किए संदर्भ सभ्यता के काल का, तब हमको इससे जो टाइम मिलता है वह 2300 से लेकर 1750। क्या मिलता है? 2300 से 1750। समय आगे पीछे होता है, लेकिन सबसे अधिक डेवलप और सबसे अधिक विकसित ये सभ्यता जब रहा होगा वो रहा था 2500 से लेकर 1700। 2500 से लेकर 1700। इस बीच में जो ऑप्शन रहेगा मार देना। समझ में आया? एनसीईआरटी कहता है 2500 से लेकर 1700 1900। क्या कहता है? 2500 से लेकर 1900।
कोई कहता है 2500 से लेकर 1800, और कार्बन डेटिंग कहता है 2300 से लेकर 1750। इसलिए एग्जाम में जो ज्यादा डाटा प्रयोग किया जाता है वह 2500 से 1900 या 2300 से 1750। समझ में आ रहा है? यानी ये कोई एग्जैक्ट टाइम फ्रेम हम लोग सेट नहीं कर सकते हैं। बस मोटा मोटी ये याद रखना है कि 1500 से ऊपर और 2500 से नीचे। क्या समय याद रखोगे? 1500 से ऊपर और 2500 से नीचे। यानी 2500 से लेकर 1500 के बीच में जो भी आंसर मिलेगा, अगर मान लो ऑप्शन दिया है, हम ऑप्शन देते हैं तुमको, 3200 से लेकर 1200 तक, 2600 से लेकर 1800 तक, ठीक है, 2900 से लेकर 700 तक, और 4500 से लेकर 2000 तक। क्या मारोगे आंसर? समझ में आया आंसर कैसे करना है? इस बीच में जो हमको मिलेगा एग्जैक्ट, मतलब एग्जैक्ट नहीं, मतलब रिलेटेड मिलेगा, वो मार के आ जाना है। 100% सही होगा, कोई किंतु परंतु नहीं। ऐसा मत सोचना कि हमको 2300 सर पढ़ाए कि 2300 बीसी से लेकर 1750 यही मिलेगा तभी सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये सही बात नहीं हो सकता है। इस बीच में मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हम ले सकते हैं, लेकिन अलग अलग सोर्स में अलग अलग डाटा दिया हुआ है, अलग अलग सामग्री मिला है, इसलिए हम लोग मोटा मोटी कभी भी एग्जैक्ट नहीं देगा। पहले ऐसा होता था, पहले यही आंसर खाली चलता था 2300 से लेकर 1750। ऑप्शन में ऐसा रहता था, रेलवे सब में ज्यादातर सवाल ये सब पूछता था 2500 से 1900, 2300 से 1750, और कार्बन 14 डेटिंग से पूछा हुआ है, तब एक आंसर लेना होता था। क्या लेना होता था? 2300 से लेकर 1750। आज अब इतना ज्यादा इस सब में दिमाग नहीं लगाया जाता है, तो कार्बन डेटिंग पूछा है तो हम लोग ये याद रखने का प्रयास करेंगे 2300 से लेकर 1750, पर मोटा मोटी दिमाग में सेट होना चाहिए। 2500 से लेकर 1500 के बीच में जो रहेगा हम आंसर मार के आ जाएंगे, मेरा आंसर सही होगा। क्या समय काल समझ में आ गया? तो हम लोग कार्बन 14 रेटिंग से क्या पता किए हैं? 2300 से लेकर 2300 बीसी से लेकर 1750 बीसी, पर यह समय काल क्या रहा होगा? लगभग 2500 से लेकर 1500-1600 तक के बीच का ये समय रहा होगा। इसी समय में संदर्भ सभ्यता अपने परिपक्व पोजीशन में था, मतलब विकसित पोजीशन में था। जितने भी अवशेष हमको मिले हैं लगभग यही मिले हैं। इसके बाद 1700 के बाद 1700 से 1500 के बीच में ये 200 साल का समय बचता है, इसमें संदर्भ सभ्यता अपने पतन की ओर था। क्या था? पतन की ओर, मतलब वो समाप्त हो रहा था। और ये वो काल है जब संदर्भ सभ्यता पूरी तरीके से क्या हो गया? विलीन हो गया, खत्म हो गया, और एक नया सभ्यता का विकास हुआ जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। क्या है? तो हमारे यहाँ पे पैटर्न उल्टा है। पहले शहरी सभ्यता विकसित हुआ था, और उसके समाप्त हो जाने के बाद हमको क्या मिला? वह ग्रामीण सभ्यता। कहा यह जाता है कि जब ये संदर्भ सभ्यता काल समाप्त होगा तो यहाँ पर फिर आदिम जाति लोग ही रहेंगे, यानी कोई विकसित सभ्यता नहीं रहेगा। फिर बाहर से लोग आता है जो कि आर्यन लोग था। क्या था? आर्यन लोग, आर्य लोग था। बाहर से आता है, फिर नया सभ्यता मतलब बसाता है, जिसको संदर्भ सभ्यता के बाद का सभ्यता मानते हैं, वैदिक सभ्यता। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग संदर्भ पे चर्चा करेंगे। तो संदर्भ सभ्यता का काल क्या रहा? 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750। ठीक है, किस युग में लाई करता है ये? आदि ऐतिहासिक काल या कांस्य युग। ये डायरेक्ट सवाल दे देगा, बताओ ये किस टाइम फ्रेम में आता है, तो तुम बोल देना आदि ऐतिहासिक युग, या दूसरा नहीं ऑप्शन मिलेगा, क्या मिलेगा? कांस्य युग में आता है। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत? बोलो नहीं। अब अगर हम लोग इसके प्रमुख स्थलों को देखें तो कुछ स्थलों का नाम तुमको याद रखना जरूरी है। तो हम लोग नाम, क्योंकि हम मान के ये चल रहे हैं कि मैक्सिमम बच्चा जो इसमें हो वो कभी नहीं पढ़े हो इस टॉपिक को, जो पढ़े हो वो थोड़ा शांत रहना, क्योंकि तुमको उसी स्तर पे पढ़ना है जो कोई कभी नहीं पढ़ा है। तो टारगेट ये रखना है कि नाम हमारे दिमाग में रहने चाहिए। हमसे क्या सवाल आता है, कितना डीप आता है, ये बात की बात है। पहले तुम्हारे घर में अगर 5 मेंबर हैं, तुम्हारी कन्या जब आएगी तो उनका पहला टारगेट क्या होगा कि किससे हमारा संबंध बेहतर है, या पहला टारगेट ये होगा कि जेठ जी कौन है, देवर जी कौन है, ठीक है, और क्या बोलता है ननद जी कौन है, सासू माँ कौन है। 3 तो सासू माँ है तो कौन सी बड़ी वाली है, कौन सी छोटी वाली है, ठीक है। पिताजी अगर 4 भाई हैं तो अरे सासू माँ करने मतलब हुआ पिताजी अगर 3-4 भाई होंगे तो उसमें होगा ना, मतलब एक तुरंत दिमाग कहाँ चला जाता है। वो भी हो सकता है कि पिताजी के 3 कन्याएं हो सकती हैं तो 3 सासू माँ, हम उस सेंस में नहीं बोले, हम सोचे जैसे पिताजी 4 भाई है तो पता होने चाहिए, ठीक है। हमको पहले नाम सुन लेना है सारा क्या क्या है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चाणूर, लोथल, कालीबंगा, बनवाली, धौलावीरा। कहा जाता है कि इसके 6 प्रमुख स्थल है। कितने प्रमुख स्थल हैं? 6। पर इस लिस्ट में तुमको 7 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 7। तो कई जगह लिस्ट में बनवाली को शामिल किया जाता है, कई जगह किसको? धौलावीरा। ये सब बड़े स्थल हैं। क्या ये सब बड़े स्थल? जब बिहार में टोटल जिलों की संख्या कितनी है? 38। पर क्या सारे बड़े जिले हैं? अगर कोई बाहरी आदमी आया तो बोला बिहार का कुछ जिला का नाम बताओ,
तो 99.9% चांस है, 3-4 जिला का अगर नाम बताना है तो बोलोगे पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, यही ना बोलोगे जी। वैसे ही 6 बड़े स्थल है, कितने हैं? 6, और ये प्रमुख स्थल है। वैसे वर्तमान में सबसे बड़ा हो गया है राखीगढ़ी। कौन सा हो गया है? राखीगढ़ी। लेकिन जब हम लोग खुदाई शुरू किए तो हमको 6 बड़े स्थल, प्रमुख विकसित स्थल मिले थे, और वो ये 6 है। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये दोनों बाप था। ये दोनों क्या था? बाप। बाकी सब औलाद, ये दोनों बाप था। तो सबसे प्रमुख स्थल जो है, ये दोनों स्थल जो है, ये हड़प्पा सभ्यता का जान है। कौन कौन सा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा प्रथम स्थल था, और सबसे पहले बड़ा स्थल जो मिला है वो है मोहनजोदड़ो। यही दोनों सबसे अधिक विकसित भी है। सबसे विकसित अगर स्थल पूछे कौन सा हो जाएगा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सबसे अमीर लोग कहाँ रहते थे? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इसीलिए मूवी भी बना है मोहनजोदड़ो, देखा है ना? मोहनजोदड़ो, तो यहीं से कहानी उठाया, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो आगे चल के उस पर भी डिस्कस करेंगे। पहले आज हम लोग जगह का नाम देख लेते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चानुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली, धौलावीरा, ये सब प्रमुख स्थल है। इसके बाद अन्य स्थलों में सुरकोदड़ा, ठीक है, एक है सुतकांगेडोर। कौन है? सुतकांगेडोर। और एक है सुरकोटदा। क्या है? सुरकोटदा। उसके बाद सुतकांगेडोर, कोटदीजी, रंगपुर, रोपड़, राखीगढ़ी, मांदा, आलमगीरपुर, दायमाबाद, मांडी। ध्यान देना, ये है मांदा और ये है मांडी। ठीक है, मुंडी गौक और सोरदकोई, ये दोनों अफगानिस्तान में मिला है। कहा मिला है? अफगानिस्तान। मुंडी गौक और सोरदकोई, ये कहा मिला है? अफगानिस्तान। खाली नाम ही जानना है बस, और कुछ नहीं। अब इसमें से भी सब तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ना तुमको सब है। अच्छा, स्थल पूछा जाए क्या इतना ही है? तो नहीं, 3000 से ज्यादा है। ठीक है, 3000 से ज्यादा स्थल मिल चुके हैं। तुमको तो इतना ही पढ़ा रहे हैं, इसलिए ये मत सोचो कि हम बहुत कुछ जान गए हैं। हम बहुत छोटा सा पार्ट उसका पढ़े जो एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। सबसे कभी ना कभी सवाल आ चुके हैं, ये मान के चलना। और नए नए स्थल भी इंट्रोड्यूस होते रहते हैं, लेकिन इतना सा जानकारी रखना जरूरी है। अधिकांश सवाल हो जाएगा, 80% टू 85% हो जाएगा। इसमें से भी देखोगे रंगपुर, रोपड़, राखीगढ़ी, ठीक है, ये 4 जगह तो पढ़ाइए दिया पहले। ये 3 जगह बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा? रंगपुर, रोपड़, राखीगढ़ी। और ये बाद बाकी जो तुम्हारा 7 है, ये इसमें से प्रमुख 6 माना जाता है। या तो बनवाली उस लिस्ट में शामिल करते हैं, या क्या करते हैं? धौलावीरा। हम अपने हिसाब से सबसे अधिक महत्वपूर्ण इस दोनों में किसको मानते हैं? धौलावीरा को। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा संदिग्ध हो जाता है कि 6 में किसको शामिल करें। तो जिसको इच्छा है शामिल कर लेना। एग्जाम में अगर प्रमुख 6 स्थल पूछा है तो ऊपर से ही 3-4 से सवाल पूछा जाता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, यही 4 तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कालीबंगा सबसे गरीब, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जो है इसमें से मोहनजोदड़ो सबसे अमीर, और लोथल बिजनेस की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण। कौन था? लोथल। लोथल में था डॉकयार्ड, यानी क्या बोलते हैं उसको? बंदरगाह। लोथल में क्या था? बंदरगाह। और खाली बंदरगाह नहीं, बल्कि बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला बंदरगाह। सारा बिजनेस लगभग कहां से होता था? लोथल से होता था। इसलिए लोथल बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी लोथल नाम का जगह तुमको गुजरात में मिल जाएगा। कहां मिल जाएगा? गुजरात में। इसलिए इसको विकसित किया जाएगा। अभी तो वहां बहुत कुछ विकसित भी हो रहा है। संदर्भ सभ्यता को लेकर एक म्यूजियम भी बनाया गया है लोथल में। ठीक है, ये सब करंट में पढ़ते हो। चलो फिर से नाम रिपीट करो। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चानुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली, धौलावीरा, रंगपुर, रोपड़, राखीगढ़ी। रंगपुर, रोपड़, राखीगढ़ी। इसके बाद सुरकोटदा, सुतकांगेडोर, कोटदीजी, मांदा, आलमगीरपुर, दायमाबाद, मांडी, मोंडीगौक और सोरदकोई। मोटा मोटी दिमाग में गया कि सब नाम पढ़ना है? बोलो। अगर गया है, इसके बाद क्या पढ़ना है? इसमें से जगह तो नाम हम लोग को सीखना ही सीखना है। और अभी से 2 से 3 दिन यानी परसों तक ये टारगेट रखो, हमको ये सारे नाम कहीं ना कहीं दिमाग में अटक जाने चाहिए। भूल जाना उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। प्रमुख रूप से जो 6-7 है, यही बार बार रिपीट होते रहता है। ये 7 और ये 3 यही रिपीट होता रहेगा अधिकांश बार। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को कुछ और सीखना है, मतलब और ये चीजें हैं उसको याद रखना। पहले ये सब याद हो जाएगा। 2 चीज इसमें सवाल आते हैं। ठीक है, एक आध 2 क्वेश्चन को अगर खास छोड़ दें तो 2 सवाल मोस्टली आते हैं। किस शहर में, मतलब अभी वर्तमान में कहाँ है? शहर या राज्य ज्यादातर पूछेगा, किस राज्य में है और किस नदी किनारे है। समझ में आया? 2 सवाल क्या पढ़ना है हमको? मुख्य रूप से ये सारे स्थल किस नदी के किनारे हैं और वर्तमान में कहाँ है। ये 2 चीज तुमको प्रमुख रूप से याद रखना है। बाद बाकी 2-4 ऐसा है जिसका पूछा जाता है कब ढूंढा गया, किसने ढूंढा। सब अभी फिलहाल हम लोग रटने का प्रयास नहीं करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे। हड़प्पा का सब चीज याद रहना चाहिए, मोहनजोदड़ो का सब चीज याद रहना चाहिए, लोथल का सब चीज याद रहना चाहिए। ये 3 स्थल ऐसा है जो तुमको सब चीज याद रहना चाहिए। इसके बाद चौथा है धौलावीरा। कौन सा है? धौलावीरा।
क्योंकि सबसे नवीनतम ढूंढा गया बड़े स्थलों में से जो स्थल है वो है धौलावीरा। 1991 में इसकी खोज हुई है। कब हुई है? 1991। वर्तमान में हम लोग जगह और ढूंढ चुके हैं, पर बड़े स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? धौलावीरा। आज भी एग्जाम में पूछ लेता है, इसमें से दे देगा नाम, पूछा जाएगा सबसे लेटेस्ट कौन ढूंढा गया? कौन ढूंढा गया है? धौलावीरा। इसीलिए बोले कि ये चांद ऐसा है जिसका थोड़ा डिटेल पूछा जाता है, किसने ढूंढा, कब ढूंढा, बाद बाकी सबका ईयर वगैरह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो पहले आते हैं हड़प्पा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों को अच्छे से याद रखना। हड़प्पा HR यहां से याद रखना। हड़प्पा रावी, हड़प्पा हड़प्पा रावी, मोहनजोदड़ो सिंधु, मोहनजोदड़ो सिंधु, मोहनजोदड़ो सिंधु। अब यहां से एक और सवाल पूछा जाता है सिर्फ यही दोनों से, कि रावी नदी के दाएं हैं कि रावी नदी के बाएं हैं, और वो सिंधु नदी के दाएं, सिंधु नदी के बाएं हैं। सवाल क्या है? क्लियर हो गया? सवाल पहले याद रखना है, हड़प्पा किस नदी किनारे विकसित है, ठीक है। दूसरा सवाल पूछा जाएगा कि हड़प्पा अगर नदी तुम याद कर लियो बाबू, तो अब बताओ उसके दाएं हैं कि बाएं हैं। ये हम नहीं बनाए हैं सवाल, ये सवाल आए हुए हैं ऑलरेडी और आते हैं। अब बोलोगे क्या सबका ऐसा रटना है? तो आंसर है नहीं, सिर्फ ये दो स्थल का। तो याद रखना, हड़प्पा किस नदी किनारे? रावी नदी किनारे। और रावी से राइट नहीं होगा, नहीं समझ में आया? RR मैच नहीं करेगा, तो रावी राइट में नहीं होगा तो किधर होगा? लेफ्ट में। यानी हड़प्पा जो है यह रावी के किधर होगा? रावी के बाएं, रावी के बाएं। कोई काम नहीं देगा, यही एक लॉजिक काम आता है, बाद बाकी कोई काम नहीं देगा कि हड़प्पा रावी राइट में नहीं, राइट में नहीं तो किधर? लेफ्ट में। और यही याद रखना है। अच्छा, तुम्हारे लिए खुशखबरी ये है कि अगर ये राइट में नहीं तो ये राइट में। और मोहनजोदड़ो किसमें? राइट में। तो मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? तो बोलोगे सिंधु नदी किनारे। क्या है? सिंधु। और सिंधु के दाएं, सिंधु के दाएं। आया समझ में? यानी एक याद रखेंगे, दूसरा मेरा याद करने में मदद करेगा कि हड़प्पा रावी के राइट में नहीं, तो राइट में नहीं तो लेफ्ट में। तो हड़प्पा रावी के बाएं स्थित है और मोहनजोदड़ो सिंधु के दाएं स्थित है। यानी दो नदी यहां से याद रखना है और दोनों के बाएं और दाएं है, ये याद रखना है। क्या हड़प्पा क्लियर हुआ? हड़प्पा किस नदी किनारे है? रावी नदी के किनारे। दाएं या बाएं? दाएं, बाएं, ठीक है। अगर पूछा जाए कहां है? हड़प्पा पाकिस्तान में है। कहां है? पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो कहां है? तो पाकिस्तान में। कहां है? पाकिस्तान। मैक्सिमम हिस्सा दिख रहा है भारत का, ये हिस्सा मैक्सिमम हिस्सा कहां देख रहे हो? पाकिस्तान में। तो अधिकांश जो जगह विकसित हुआ वो कहां हुआ? पाकिस्तान में। तो हड़प्पा भी पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में। हड़प्पा पाकिस्तान में कहां? मोंटोगोमेरी जिला। कहां है? मोंटोगोमेरी, ठीक है। वर्तमान में साहिवाल जिला के अंदर आता है। किसके अंदर? शाहीवाल, ठीक है। लेकिन पौराणिक रूप से हमको याद रखना है दोनों नाम। मोंटोगोमेरी, क्या नाम है? मोंटोगोमेरी, ठीक है। मोंटोगोमेरी, मोंटोगोमेरी। और वर्तमान में साहिवाल क्षेत्र में आता है। किसमें आता है? शाहीवाल, ठीक है। शाहीवाल, ठीक है। शाहीवाल, ये शाहीवाल जो है ये पाकिस्तान में जिला है, ठीक है। शाहीवाल जिला में कहाँ है? ये पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान, ठीक है। तो याद रखना, हड़प्पा जो पड़ता है, हड़प्पा पड़ता है मोंटोगोमेरी जिला में। कहाँ पड़ता है? मोंटोगोमेरी या शाहीवाल। अभी वर्तमान में क्या नाम है? शाहीवाल। कहाँ? पाकिस्तान। फिर से रिपीट करो, हड़प्पा किस नदी किनारे? रावी नदी किनारे। हड़प्पा किसके किनारे? रावी। हड़प्पा किसके किनारे? रावी। रावी के दाएं या बाएं? बाएं। दाएं नहीं, राइट नहीं तो बाएं है। किसमें है? बाएं। कहाँ है ये जगह भी? मोंटोगोमेरी शाहीवाल, मोंटोगोमेरी शाहीवाल पाकिस्तान, मोंटोगोमेरी शाहीवाल पाकिस्तान। अब है कब खोजा गया? कब खोजा गया? 1921 ईस्वी में। कब खोजा गया? 1921 में। किसने खोजा? दयाराम साहनी। किसने खोजा? दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। किसने खोजा? दयाराम साहनी। क्या हड़प्पा के बारे में सारा चीज जान लिया? फिर से रिपीट करो, एकदम इंटरेस्ट लेके पढ़ो, हमको जानकारी होनी चाहिए। बुद्धि को बंद नहीं करना है, बुद्धि खोलोगे बुद्धि तुमको खोलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम बुद्धि बंद रखोगे और तुम सोचोगे हमको सब चीज आ जाए, नहीं, बुद्धि एकदम खुला रखो। लोग हाँ ये जानकारी, अच्छा पाकिस्तान में है ना, किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे ना। अपने से सवाल करके जवाब दो, तभी लगेगा कि हाँ हम सीख रहे। तो हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में किस नदी किनारे? रावी नदी। दाएं या बाएं? बाएं। पाकिस्तान में कहाँ? मोंटोगोमेरी शाहीवाल, मोंटोगोमेरी शाहीवाल। अगर पूछा जाए कब इसकी खोज हुई? 1921 में। किसने खोजा? अब आते हैं मोहनजोदड़ो। ये जो खोज करता है ये इसी दोनों का सबसे अधिक एग्जाम में पूछा गया है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इसलिए बोले ये जान है, ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। आगे चल के एक आदमी आगे, इसका नाम है पिग्गट। क्या नाम है? पिग्गट।
पिग्गट बाबू कहेंगे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सैंडल सभ्यता की जुड़वा राजधानी है। तो सोचो कितना महत्वपूर्ण स्थल रहा होगा। कौन कहता है? ये पिग्गट। आगे चल के ये सब नोट्स में है, हम लोग कल पढ़ेंगे, ये याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, मोहनजोदड़ो जो है ये कहाँ है अगर पूछा जाए? लरकाना जिला। कहाँ है? लरकाना। ठीक है, लरकाना, लरकाना जिला। कहाँ है ये लरकाना? पाकिस्तान। कहाँ है? पाकिस्तान। कहाँ है मोहनजोदड़ो? लरकाना जिला, पाकिस्तान। लरकाना जिला, पाकिस्तान। अगर पूछा जाए कब ढूंढा गया? 1 साल बाद, 1922। 1922 कब मिला? कब खोजा गया? 1922। कब खोजा गया? 1922। किसने खोजा? राखालदास बनर्जी। किसने खोजा? राखालदास बनर्जी। राखालदास या रखालदास, जो मिलेगा दोनों सही है। ठीक है, राखालदास बनर्जी, राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो नामक स्थल ढूंढा। पाकिस्तान के लरकाना जिले में ये अवस्थित है। ठीक है, अगर पूछा जाए नदी तो बोलोगे सिंधु के दाएं, सिंधु के दाएं। क्या ये दोनों सीख लिया? ये दोनों तो बोल ही नहीं सकते, तुमको नहीं आता है। अगर तुम अंग्रेजी सीखने जाते हो, अल्फाबेट तो आने चाहिए जी, नहीं तब तुम इंग्लिश क्लास क्या करोगे? मास्टर भगा देगा, बोले बाहर निकलो, तुम अंग्रेजी का नाम भी मत लेना। अब क्या होता है अल्फाबेट? ए बोलेगा क्या सीखोगे जी, स्पोकन क्लास में आए हो तुम और एबीसीडी नहीं आ रहा है, तो आखिर कैसे सिखाए तुमको स्पोकन? ठीक है, इसीलिए अगर संध्या सभ्यता पढ़ रहे हो और ये दोनों स्थल नहीं जान रहे हो तो संध्या सभ्यता क्या खाक पढ़ोगे? इसीलिए ये दोनों पूरा याद रहना चाहिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इज्जत बचाने के लिए भी। तो हड़प्पा जो है, हड़प्पा की संधि किनारे, रावी नदी के किनारे। कहाँ? कहाँ? हाँ, रावी के बाएं हो गया। कहाँ? पाकिस्तान के मोंटोगोमेरी जिला या साहिवाल जिला में। ठीक है, कब खोजा गया? 1921 में। किसने खोजा? दयाराम शाह ने। अब आ जाओ मोहनजोदड़ो। खोजा गया दूसरा स्थल कौन सा? मोहनजोदड़ो। अब क्या क्रमिक रूप से याद रखना है? नहीं, यही दो याद रखना है क्रमिक रूप से। पहला स्थल हड़प्पा, दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो। हड़प्पा 1921, मोहनजोदड़ो 1922। मोहनजोदड़ो कहाँ है? लरकाना जिला। किस नदी किनारे? सिंधु के दाएं, सिंधु के दाएं। किसने ढूंढा? राखालदास बनर्जी। हड़प्पा के समय में, खुदाई के समय में पुरातत्व विभाग का निदेशक कौन था? जॉन मार्शल। कौन था? जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो के खुदाई के समय कौन था? जॉन मार्शल। अरे एक साल में कुछ चेंज थोड़ी ना हुआ है, वही है जॉन मार्शल। यही दोनों याद रखना, ये दोनों से सवाल आता है। बढ़े आगे, अब बोलो। तीसरा स्थल है चानोदोड़ो। क्या है तीसरा स्थल? चानोदोड़ो। अब इसका मुख्य रूप से हमको नदी याद रखना है, जगह याद रखना है। ऐसे 3-4 का हम याद करेंगे कुछ करता भी, लेकिन अब उतना टारगेटेड नहीं है जितना ये दोनों है। ये दोनों तो 100% होने चाहिए। चलो, चानोदोड़ो कहाँ है? ये भी पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान सिंध प्रांत में। कहाँ है? सिंध प्रांत। ठीक है, सिंध प्रांत में आता है। कहाँ आता है? पाकिस्तान में। सिंध प्रांत, पाकिस्तान। सिंध प्रांत, पाकिस्तान। चानोदोड़ो की खोज कब हुई? 1930-31 में। कब हुई है? 1930। अच्छा, तुम्हारी नोट्स में जो नहीं होगा अगर कुछ पॉइंट ऐसा तो ऐड करते जाना। ठीक है, 1930-31 कब खोजा गया है? 1930-31 कब खोजा गया? 1930-31। और किसने खोजा है? मजमुआदार। किसने खोजा है? सॉरी, मजमुआदार नहीं, मजूमदार। क्या नाम है? मजूमदार। मजमुआदार तो कहीं और से आ गया। ठीक है, क्या नाम है इसका? मजूमदार, गोपाल मजूमदार, यही नाम है ना? गोपाल मजूमदार, यही ना? ठीक है, गोपाल मजूमदार। क्या नाम है? गोपाल मजूमदार। ठीक है, गोपाल मजूमदार। ठीक है, मजूमदार, गोपाल मजूमदार। ठीक है, चानोदोड़ो मजूमदार, चानोदोड़ो मजूमदार। चानोदोड़ो किसने ढूंढा? मजूमदार ने। चानोदोड़ो मजूमदार। ठीक है, चानोदोड़ो किस नदी के किनारे है अगर ये पूछा जाए तो सिंधु नदी किनारे। किस नदी किनारे? सिंधु नदी के किनारे। चानोदोड़ो सिंधु नदी के किनारे। चानोदोड़ो किसके किनारे? सिंधु नदी किनारे। फिर से रिपीट करो, चानोदोड़ो कहाँ है? सिंध में। किस नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे। कब ढूंढा गया? 1930-31। किसने ढूंढा? मजूमदार। किसने ढूंढा? मजूमदार, गोपाल मजूमदार, गोपाल मजूमदार। लोथल बहुत ही महत्वपूर्ण, लोथल के बारे में सब पता होनी चाहिए। ठीक है, लोथल कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात। लोथल गुजरात, लोथल गुजरात, लोथल गुजरात। हाँ, अहमदाबाद के पास है। ठीक है, तो राज्य जो पहली बार पढ़ रहे हो, राज्य पे ज्यादा अभी फोकस करो। ठीक है, लोथल गुजरात, लोथल गुजरात, लोथल गुजरात। कब ढूंढा गया लोथल? अच्छा, सबसे अधिक इसका पूछा जाता है कि नदी। ठीक है, कब ढूंढा गया लोथल? जगह ईयर है
54 के आसपास होगा, देखो ना। हाँ 1954, ठीक है। कब ढूंढा गया? 1954। कब ढूंढा गया? 1954। कब ढूंढा गया? 1954। बहुत महत्वपूर्ण ईयर नहीं है, ईयर ये दोनों जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार कोशिश करेंगे बस याद रखने का, लेकिन नदी को तो एकदम खा ही लेना है, नदी छूटना नहीं चाहिए। लोथल भोगवा नदी, लोथल भोगवा नदी। और खोजकर्ता कौन है? रंगनाथ राव, रंगनाथ राव। लोथल किसने ढूंढा है? रंगनाथ राव। और नदी भोगवा, नदी भोगवा, नदी भोगवा। इसके पीछे भी मेरा थोड़ा सा लॉजिक है कि भोग विलास करने वाला आदमी लोथ हो जाता है, होता है ना जी। लोथ हो जाएगा अगर भोग वाला जिंदगी जियोगे। भोग समझते हो ना, खाया जा रहा है, पड़ा हुआ है, खा रहा है, खा रहा है। याद रखना, ज्यादा भोग विलास करने वाला जिंदगी वाला मतलब जीने वाला आदमी क्या हो जाता है? लोथ हो जाता है। लोथ कब हो जाएगा? जब तुम भोग ज्यादा करेगा, ठीक है। और ऐसे भी भोग ज्यादा लगाएगा तो लोथ हो ही जाएगा। तो लोथल भोगवा, लोथल भोगवा। जो भोग ज्यादा लगाएगा वो क्या हो जाएगा? लोथ, लोथल भोगवा। चलो फिर से रिपीट करते हैं। लोथल कहाँ है? गुजरात। लोथल कहाँ है? गुजरात। कब ढूंढा गया? 1954। किसने? रंगनाथ राव। किसने? रंगनाथ राव। और नदी कौन सा है? भोगवा। नदी कौन सा है? भोगवा, नदी भोगवा। इसके बाद है, ठीक है, कालीबंगा राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान। राजस्थान में कहा अगर पूछा जाए तो? हनुमानगढ़। नाम सुने हो कभी? कालीबंगा किसने ढूंढा अगर ये पूछा जाए? किसने ढूंढा? बीबी लाल। किसने ढूंढा? बीबी लाल। कालीबंगा किसने ढूंढा? बीबी लाल, ठीक है। बीबी लाल, बीबी लाल, ठीक है। बीबी लाल। खुद काला है लेकिन बीबी कैसे मिली है? लाल। तो बीबी लाल। कालीबंगा किसने ढूंढा? बीबी लाल। कालीबंगा बीबी लाल, कालीबंगा बीबी लाल। अच्छा अगर पूछा जाए कि बताओ कालीबंगा किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। घाघरा मत कर देना, घग्गर। किस नदी किनारे? घग्गर, ठीक है, घग्गर, ठीक है। घग्गर नदी कहाँ बहती है? राजस्थान, ठीक है, यूपी। देखो घाघरा नदी है यूपी बिहार, ये है घग्गर नदी। घग्गर नदी राजस्थान, घाघरा नहीं, घग्गर। तो याद रखना, कालीबंगा घग्गर, कालीबंगा घग्गर राजस्थान। अच्छा अगर भूल जाओगे, हमको पक्का पता है भूलना तो है, तो कालीबंगा से काली बंगल याद रखना, काली बंगल। राजस्थानी लोगों को देखा है? क्या बोलते, बंजारन लोगों को देखे हो? है यहाँ यहाँ तक काला और उजला, यही दो चूड़ी चल रहा है। कभी ना देखो तुम लोग? कभी भी मूवी सब में बंजारन दिखाओगे, बंजारन राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान। ये बंजारन शब्द जो आता है राजस्थान ही के लिए आता है। वहां का जो परिवेश है, घघरा पहनती है वो लोग। क्या पहनती है? घघरा। और काला और उजला चूड़ी यहाँ से लेकर यहाँ तक, हम लोग यहाँ तक ना महिलाएं पहनती है जी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहनती है, ठीक है। तो काली बंगल, ठीक है, काली बंगा से क्या रखेंगे? काली बंगल। कौन याद आ जाएगा? राजस्थानी महिलाएं। और वो लोग पहनती है घग्गरा। क्या पहनती है? घग्गरा। तो किस नदी किनारे? घग्गर नदी किनारे। किस नदी किनारे? घग्गर नदी किनारे। कालीबंगा राजस्थान, कालीबंगा राजस्थान। क्या पहनती है लोग? घग्गरा। तो घग्गर किस नदी किनारे? घग्गर नदी किनारे। कालीबंगा राजस्थान, घग्गर नदी किनारे। किसने ढूंढा? बीबी लाल। किसने ढूंढा? बीबी लाल। किसने ढूंढा? बीबी लाल, ठीक है, बीबी लाल। चलो हाँ, इसका अलग अलग समय पे खोज हुआ है, लेकिन सबसे लेटेस्ट जो खोज किया है वो किसने किया है? बीबी लाल, ठीक है। चलो अगला कौन सा है? बनवाली। बनवाली हरियाणा। बनवाली कहाँ है? हरियाणा के हिसार में। बनवाली कहाँ है? हरियाणा हिसार, ठीक है। बनवाली हरियाणा, हरियाणा के हिसार में, ठीक है, हरियाणा के हिसार में। बनवाली कहाँ है? हरियाणा हिसार। बनवाली कहाँ है? हरियाणा हिसार। किस नदी किनारे? रंगोई नदी के किनारे। और इसकी खोज किसने की? RS विस्ट। किसने खोजा था? RS विस्ट, RS विस्ट, ठीक है, RS विस्ट, ठीक है। किस नदी किनारे? रंगोई नदी। किस नदी किनारे? रंगोई नदी। बनवाली किस नदी किनारे? रंगोई। बनवाली कहाँ है? हरियाणा। बनवाली कहाँ है? हरियाणा। बनवाली कहाँ है? हरियाणा। किस नदी किनारे? रंगोई नदी किनारे। किसने खोजा? RS विस्ट। किसने खोजा? RS विस्ट। किसने खोजा? RS विस्ट, RS विस्ट, ठीक है। चलो अगला है धौलावीरा, और ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखना। धौलावीरा से सवाल काफी बार एग्जाम में आया। धौलावीरा गुजरात, धौलावीरा गुजरात, गुजरात के कच्छ हिस्से में आता है, ठीक है, याद रखना ये गुजरात में। कहाँ है? गुजरात। गुजरात के किस हिस्से में? कच्छ हिस्से में। गुजरात के कच्छ वाले हिस्से में एक जगह है जिसका नाम है धौलावीरा। कौन सा जगह है? धौलावीरा। किस नदी किनारे? लूनी नदी के किनारे। किस नदी किनारे? लूनी नदी के किनारे, ठीक है, याद रखना। किसने ढूंढा? अच्छा किस नदी किनारे? लूनी नदी किनारे। किस नदी किनारे?
लूनी नदी। किस नदी किनारे? लूनी नदी के किनारे। और ये बड़े स्थलों में ढूंढा गया सबसे लेटेस्ट है, जो RS विस्ट के द्वारा 1991 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, याद रखना किस नदी किनारे है? लूनी नदी के किनारे। कब इसका फाइनल इसको खोजा गया? 1951 में। किसने? RS विस्ट। ठीक है, RS विस्ट। पता है इसका पहले चला था, लेकिन इसकी खोज कब की गई? 1951 में। इसी को याद रखना, बहुत ज्यादा दिमाग में क्या बोलते हैं उसको, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना। 1991 में इसकी फाइनली खोज हुई। RS विस्ट ने इसकी खोज की। गुजरात के कच्छ में यह है, और नदी पर पूछा जाए बोलोगे लूनी नदी के किनारे। धौलावीरा लूनी नदी, धौलावीरा लूनी नदी। फिर से रिपीट करते हैं ये सारे स्थल। हड़प्पा रावी के बाएं दाएं? बाएं। कहा? मोंटोगोमेरी पाकिस्तान या साहिवाल क्षेत्र। कब? 1921। किसने? दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो लरकाना जिला पाकिस्तान। कब? 1922। किसने? रखालास बनर्जी। नदी सिंधु के दाएं। चानुद्रो सिंधु नदी के किनारे, सिंध प्रांत पाकिस्तान। कब? 1930 31। किसने? गोपाल मजुमदार। ठीक है। लोथल गुजरात, गुजरात में कहा? अहमदाबाद के पास। कहा है? अहमदाबाद के पास। ठीक है। कब? 1954। किसने? रंगनाथ राव। किसने? रंगनाथ राव। लोथल रंगनाथ राव। किस नदी किनारे? भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा राजस्थान हनुमानगढ़, राजस्थान हनुमानगढ़। ठीक है। किसने ढूंढा? बीवी लाल, बीवी लाल। और इसमें कौन नाम था? थापर नाम था क्या? हाँ, BK थापर। बीवी लाल और BK थापर। ठीक है, BK थापर। ठीक है, और BK थापर, BK थापर। ठीक है, बीवी लाल और BK थापर। नदी घग्गर, कालीबंगा घग्गर, कालीबंगा घग्गर। बनवाली हरियाणा, बनवाली हरियाणा, बनवाली हरियाणा। किसने? RS विस्ट। किस नदी किनारे? रंगोई नदी किनारे। धौलावीरा गुजरात, धौलावीरा गुजरात। कब? 1991। किसने ढूंढा? RS विस्ट। किस नदी किनारे? लूनी नदी के किनारे। यानी इसमें से ये 3 जगह जो बताए, 4 जगह। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और धौलावीरा। ये अभी के अभी तुमको एकदम कंठस्थ हो जाने चाहिए। किसने ढूंढा, कहाँ है ये, किस नदी किनारे है और कब ढूंढा गया। ठीक है, ज्यादातर कब अगर पूछता है तो 3 से ही पूछता है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा। ये 3 से ही ईयर ज्यादातर सवाल आता है, बाद बाकी सब चीज नहीं आता है। तो फिलहाल हम लोग उस चीज पर बहुत अधिक फोकस करेंगे जो ज्यादा पूछने के चांसेस है। नदी सबका एकदम कंठस्थ होना चाहिए, कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा। सबसे अधिक सवाल नदी से ही बनता है। ठीक है, क्या इतना दूर तक मोटा मोटी दिमाग में गया? रूम पे जाके वापस पढ़ना, और जब कल आओगे तो आपस में 1-2 बार पूछा करो। ठीक है, तुम लोग पूछताछ आपस में जब तक नहीं करोगे तो पढ़ाई में इंटरेस्ट कम हो जाएगा। अपना 2-4 बच्चा मिलकर ग्रुप बनाओ। ठीक है, ये फोन पे भी तुम लोग कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता है। इस पहले टारगेट दे दिए, खाली यही नहीं और भी चीज, जितना भी चीज पढ़ते हो टारगेट दे दिए, हम 10 मिनट तुमसे सवाल पूछेंगे, तुम 10 मिनट हमसे पूछना। पढ़ाई के लिए एक अच्छा ग्रुप होना जरूरी है। वो 2 बच्चे का भी हो सकता है, 4 बच्चे का भी हो सकता है। हम क्या कर सकते हैं? हम तो एक बार तुमको पढ़ा दिए, चीजों को याद करवाने का प्रयास किए। अब बाकायदा तुमको इसको लेकर चलना है सब दिन, जब तक तुम्हारा नौकरी नहीं हो जाता है। ठीक है, एक बड़ा ही क्या बोलते हो, बढ़िया मेथड होता है, सारे पढ़ने वाले बच्चे अप्लाई करते हैं, 147 मेथड। कभी सुना है ये 147? क्या होता है ये? बहुत जगह ये सुना होगा, बहुत सारे टीचर्स के मुंह से सुना होगा, बहुत सारे बच्चों के मुंह से सुना होगा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। 147 मेथड मतलब पहला दिन जो पढ़े वो चौथा दिन वापस उसका रिवीजन करेंगे, फिर 7वां दिन करेंगे, और इस रेशियो पे चलते रहेंगे। समझ में आया? यानी तुम यहाँ से एक चीज सीखा कि एक बार पढ़ने से संभव नहीं है चीजों को याद करना। तो पढ़ना है पहला बार, फिर चौथा दिन, और फिर मतलब पहला दिन रट लिए, पूरा याद कर लिए बढ़िया से, चौथा दिन रिविजन किए, इसके बाद फिर 7वां दिन रिवीजन किए, और इसके बाद फिर हर 7वां दिन हम लोग रिवीजन करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीना तक ये किए, उसके बाद फिर महीना वाइज भी हम रिवीजन कर सकते हैं। अभी जो बच्चा पढ़ चुका है, हम एकदम गारंटी दे सकते हैं, जो एक बार बढ़िया पढ़ लिया है वो 6 महीना भी छोड़ देगा ना, वो पूरा चीज भूल गया है, और उसको रिवीजन करने में आधा घंटा लगेगा। ठीक है, आधा घंटा में पूरा खा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में है। लेकिन अब 2-3 साल छोड़ दोगे तो दिक्कत है। इसलिए शुरुआत का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आज जाओगे, सारा चीज फिर से एक बार रिवाइज करोगे, और आपस में जोड़का बनो जो कि पूछताछ करना शुरू करो। ये बनाना जरूरी, अगर सिलेक्शन लेना है तब, नहीं तब तो फिर बस्ता ढूंढते रहोगे। चलो अन्य स्थलों का एक बार हम लोग देख लेते हैं, कौन कौन सा तुम्हारे नोट्स में कहाँ है ये, कितना पेज नंबर पे है? तो पेज नंबर 8।
हाँ पेज नंबर 8 में है, ठीक है, पेज नंबर 8। इसमें हम लोग मेन टारगेट करेंगे नदी को, ठीक है, मेन टारगेट नदी करेंगे बाद में। अच्छा टाइम हो गया बहुत ज्यादा जी, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तुम लोग इसको एक बार मतलब देख लेना, हम लोग कल यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है, तुम लोग एक बार इसको देख के आना। बाद बाकी जब ये याद हो जाएगा ना उसके बाद चीजें आसान है, इसके बाद हम लोग कैजुअली पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है, ठीक है। चलो कल आओ पढ़ के एक बार।